बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा शीर्षक कहानी के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो से पहले मैंने कहानीकार का जीवन परिचय और पूरी कहानी को मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है, इससे संबंधित वीडियो को अपलोड कर दिया है और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से समझें, तभी जाकर आपको सारांश भी समझ में आएगा। आज मैं सारांश को लिखकर प्रस्तुत कर रही हूं ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ने से और सारांश को भी अच्छी तरह से याद कर लेने से आप देखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप खूब अच्छी तरह से लिख पाएंगे। इसलिए सारांश को भी याद कर लेना अत्यंत जरूरी है। मैंने जो यहाँ पर सारांश प्रस्तुत किया है, इसे आप ज्यों का त्यों न लिखकर आप अपने मुताबिक और भी संक्षिप्त करके लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैंने बातों को थोड़ा विस्तार रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप घबराएं नहीं, पहले आप इसे याद करें और याद करके लिखने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने कितना समझा है। तो चलिए आरंभ करती हूँ बिना देर किए आज का यह विषय, कहानी का सारांश। भाग्य रेखा भीष्म साहनी सारांश। दिल्ली का एक प्रसिद्ध स्थान है कनॉट सर्कस का बाग। यह वह स्थान है जहां दिल्ली की सब सड़कें मिलती है। यहाँ दोपहर व शाम को बेरोजगारों व रसिकों की भीड़ रहती है। तो यहाँ पर एक जो प्रमुख स्थान का उल्लेख किया गया है, वह कौन सा स्थान है? कनॉट सर्कस का बाग। और ये है कहाँ? दिल्ली में है। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है, यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ पर दोपहर के समय, शाम के समय तरह तरह के लोग, जैसे बेरोजगार हो, रसिक हो, सभी यहाँ पर आते हैं। एक दोपहर 3 आदमी कड़ी धूप से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठकर बीड़ियां सुलगाए आपस में बातें करते हैं। ठीक इनसे कुछ दूर दाईं ओर एक आदमी खाकी सा कपड़ा पहने सोया रहता है। उसने अपने जूतों का सिरहाना बना लिया था। वह देखने में कुरूप है, छोटे छोटे बाल सफेद हो चुके हैं, रंग काला, साथ ही कंधा आगे की तरफ झुका हुआ है। वह लगातार खांसता रहता है और वहीं घास पर थूकता जाता है। तो यहाँ पर दोपहर के समय का वर्णन है कि 3 आदमी एक पेड़ की छांव में बैठे हुए बीड़ी सुलगाए आपस में बातचीत करते हैं और ठीक उनसे कुछ दूरी पर दाईं तरफ एक आदमी जो है बहुत ही बीमार है, वह खांसता रहता है और वहीं घास पर थूकता रहता है। और लेखक इन सारी घटनाओं को अपने आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि लेखक भी उस वक्त वहां मौजूद है। यह सब देखकर लेखक से रहा नहीं जाता है। वह सीधे सीधे थूकने से मना तो नहीं करता है, परंतु उस व्यक्ति से यह कहता है कि विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोग यहाँ वहां न थूके। देखिए, हम लोग भी जब कभी किसी को देखते हैं कि कोई गलत हरकत कर रहा है, तो हम लोग भी सीधे सीधे नहीं बोल पाते हैं। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं, क्योंकि पता नहीं उस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेखक के साथ भी ऐसा होता है। लेखक सोचते हैं वह सीधे सीधे कहे, लेकिन वह सोचते हैं कि पता नहीं सीधे सीधे कह देने से, कि थूकने से मना करने से वह व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया करेगा, यह लेखक समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बात को दूसरी तरह से कहते हैं कि विलायत में तो जगह जगह पीकदान रखा हुआ है जहां पर लोग थूका करें। तो इस बात से वह व्यक्ति क्या कहता है, क्या जवाब देता है, देखिए। लेखक की बात सुनकर वह बीमार व्यक्ति भी इस बात का सही जवाब ना देकर यह कहता है कि वहां यानी विलायत पर किसी को ऐसी खांसी भी नहीं होती है। पुनः वह अपनी बीमारी के बारे में कहता है कि उसे दमे की बीमारी है, जिसमें आदमी का शरीर भीतर ही भीतर घुलता जाता है, परंतु आदमी मरता नहीं है। तो लेखक की बात सुनकर के वह व्यक्ति क्या कहता है कि उसे दमे की बीमारी है। और विलायत में जो है पीकदान तो बना दिया है, लेकिन वहां पर खांसने की बीमारी नहीं है। खांसने की बीमारी तो हमारे देश में है। लेखक उसकी बात को अनसुनी करके अखबार पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे उस बीमार व्यक्ति से उसके काम धंधे के बारे में पूछते हैं, तो वह व्यक्ति यह बतलाता है कि जब तक वह काम धंधा करता था तब तक उसे यह बीमारी नहीं थी। फिर वह अपने दोनों हथेलियों को दिखलाता है। उसके दाएं हाथ की हथेली के बीच की 3 उंगलियां मशीन से कट चुकी थी। यही वजह है कि तब से आज तक वह बेरोजगार है। इस कारण उसे कोई भी काम नहीं देता है। हर जगह मालिक काम के लिए कुल 10 उंगलियां मांगता है, पर उसके पास तो सिर्फ 7 उंगलियां ही हैं। तो अपनी बीमारी की बात जब वह लेखक से कहता है, तो लेखक उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। फिर पता चलता है कि उसके दाहिने हाथ की
3 अंगुलियां जो है मशीन से कट चुकी है, इसलिए उसे कोई भी काम नहीं देता है। क्योंकि जब भी वह काम के लिए तलाश में जाता है तो मालिक उससे कहता है कि उसके हाथ में 10 अंगुलियां होनी चाहिए, तभी तो वह ठीक से काम कर सकेगा, परंतु उसके पास है तो 7 अंगुलियां। इसके बाद वह व्यक्ति लेखक को बतलाता है कि वह कालका वर्कशॉप में काम करता था। तो इसे आप याद रखिएगा कि वह व्यक्ति जो था, बूढ़ा सा बीमार व्यक्ति, कहाँ काम करता था? कालका वर्कशॉप में। लेखक को अब उसकी आराम कहानी सुनने की इच्छा नहीं होती है, तब वे थके से वहीं घास पर लेटे लेटे सो जाते हैं। अचानक लेखक की आंखें खुलती है तो वे देखते हैं कि दम्मे का रोगी व्यक्ति एक ज्योतिषी के सामने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाए अपनी किस्मत के बारे में पूछ रहा है। वह बीमार व्यक्ति ज्योतिषी से सच जानना चाहता है तो ज्योतिषी उसके अंगूठे के नीचे बने त्रिकोण को दिखाकर यह कह देता है कि उसे जल्द ही धन मिलेगा। यह सुनते ही वह व्यक्ति गुस्से में आकर ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारता है, क्योंकि उसे यह बात झूठी लगती है। कारण यह है कि वह 3 साल से अपने भाई पर आश्रित है, तो फिर उसे धन कैसे और कहां से मिलेगा? लेखक जो है कुछ देर बाद उस बगीचे में घास पर लेटे लेटे सो जाते हैं। आंख जब खुलती है तो क्या देखते हैं कि वह बूढ़ा सा बीमार व्यक्ति क्या किया, ज्योतिषी के सामने अपने हथेली को फैलाए हुए कह रहा है कि मेरे किस्मत को देखो, मेरी भाग्य रेखा देखो। और ज्योतिषी क्या बताता है कि तुम्हें धन मिलने वाला है। इस बात से वह बूढ़ा बीमार व्यक्ति खूब गुस्सा जाता है और जोर से थप्पड़ दे मारता है किसके गाल पर? ज्योतिषी के गाल पे। और बोलता है कि 3 सालों से मैं अपने भाइयों पर आश्रित हूँ और तुम कैसे कहते हो कि मुझे धन मिलने वाला है? वह तो कोई कामकाज ही नहीं कर पाता है, उसके पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं, तो उसे धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? थप्पड़ खाने के बाद ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा लेकर वहां से चलने लगता है तो वह बीमार व्यक्ति पुनः ज्योतिषी को जाने से रोकता है और यह कहता है कि अब मीठी मीठी बातें न कहकर यह बताओ जो मेरी हथेली पर सच में लिखा है। तो जवाब में ज्योतिषी कहता है कि हथेली में तो भाग्य रेखा है ही नहीं। अब देखिए ज्योतिषी कितना झूठ बोल रहा है। पहले क्या बोल दिया है कि उसे धन मिलने वाला है, और बाद में क्या कहता है कि उसके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं। परंतु भाग्य रेखा न होने पर भी धन मिलेगा और यह धन उसके घरवाली के भाग्य से मिलेगा। तो ज्योतिषी देखिए किस तरह से उसे फुसलाता है, बहलाता है। पहले कहता है उसे धन मिलेगा, फिर बाद में कहता है उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, और फिर यह कहता है कि नहीं, उसे उसकी घरवाली के भाग्य से धन मिलेगा। जब बीमार व्यक्ति बतलाता है कि उसकी घरवाली तो है ही नहीं, वह तो 4 बच्चों को छोड़कर अपनी राह चली गई है, तो ज्योतिषी से कुछ कहते नहीं बनता है, वह चुप हो जाता है। अब देखिए सच्चाई क्या है। सच्चाई है कि उसकी घरवाली तो है ही नहीं, वह 4 बच्चों को छोड़ करके अपने राह चली है। तो इस बात को सुन करके ज्योतिषी जो है चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक जो बातें कही थी वो सारी बातें कैसी थी? झूठी थी। ज्योतिषी 20-22 वर्ष का युवक था जिसने कुर्ता पजामा पहन रखा था। उससे बातचीत करके यह मालूम होता है कि वह बंगाली है। ज्योतिषी के चुप हो जाने पर वह बीमार व्यक्ति ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाने कहता है। ज्योतिषी संकोच में आकर कुछ उपाय न देखकर अपनी हथेली उस बीमार व्यक्ति के सामने फैला देता है। उसकी हथेली देखकर वह बीमार व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारा भाग्य रेखा तो बहुत अच्छा है, अतः तुम्हारे पास कितने बंगले हैं। अब क्या होता है, ज्योतिषी तो चुप हो गया। अब उस बीमार व्यक्ति ने क्या किया, ज्योतिषी को कहा कि तुम अब अपना हाथ दिखाओ, यानी अपनी हथेली मेरे सामने फैलाओ, मैं देखूंगा कि तुम्हारी भाग्य रेखा कैसी है। और फिर कहता है अरे तुम्हारी भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे पास तो बहुत बंगले होने चाहिए। ज्योतिषी बौखलाकर पुनः अपना पोथी पत्रा समेटने लगता है, और इस तरह की बातों को सुनकर ज्योतिषी बौखला जाता है। ज्योतिषी का पता ठिकाना पूछने पर मालूम होता है कि वह एक शरणार्थी है जो पूर्वी बंगाल से यहाँ आया है। यह सब जानने के बाद वह बीमार व्यक्ति ज्योतिषी को यह सलाह देता है कि वह किसी गरीब के बजाय किसी अमीर मोटर वाले का हाथ देखे तो उसे बहुत धन मिलेगा। इसके बाद जो है वह बीमार व्यक्ति ज्योतिषी को सलाह देता है कि तुम किसी गरीब को क्यों ठगते हो, इससे अच्छा है कि तुम किसी अमीर को ठगो, तुम्हें बहुत धन मिलेगा। एकाएक बाग में लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। नीले कुर्ते पजामे पहने लोगों की कई टोलियां वहां एकत्रित होने लगती है और फुटपाथ पर बैठने लगती है। इसके साथ ही नीली सी पुलिस की लॉरी भी वहां आ जाती है। उसमें से 15-20 लठधारी पुलिस उतरकर सड़क के पार एक कतार में खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ तनाव का वातावरण बन जाता है। पेड़ों के नीचे भी कुछ मजदूर आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद की क्या घटना है, अचानक बाग में लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। बहुत से मजदूर आते हैं, बहुत से लठधारी पुलिस आते हैं। पूरे बाग का वातावरण कैसा हो जाता है, तनाव से भर जाता है। भीड़ को देखकर ज्योतिषी हैरान होकर उस व्यक्ति से इस बारे में जानना चाहता है तो मालूम होता है कि आज मई दिवस यानी मजदूरों का दिन है। आज के दिन ही मजदूरों पर गोलियां चली थी। बाग में मजदूरों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है। इसके साथ ही खोमचे वाले, मलाई बर्फ वाले, मूंगफली वाले, चाट वाले, चबेने वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सभी बाग में घूम घूम कर अपना सौदा यानी सामान बेचने लगते हैं। तो अचानक से जब
बाग में लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर चने वाले, मलाई बर्फ वाले सब आकर के अपना सामान बेचने लगते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहाँ कहीं भीड़ होती है वहां ऐसे लोग जो है अपना सामान बिक्री करने पहुंच जाते हैं। जहाँ कहीं भी देखिएगा मेला है या लोगों की भीड़ है, वहां पर बहुत सारे खोमचे वाले, मलाई बर्फ वाले, चने वाले, चबेने वाले सब वहां पहुंच जाते हैं और घूम घूम करके अपना सौदा बेचते हैं। ऐसा हम लोगों ने भी देखा है। तभी वहां पर एक जुलूस आती है, चारों तरफ से नारे लगने लगते हैं। अब सड़क के दोनों तरफ भीड़ जमने लगती है। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फुटपाथ पर खड़े लोग जुलूस में शामिल होते हैं। इतने में दो और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ आते हैं। यानी यहाँ पर जुलूस कितने हैं? 3 हैं। यानी 3 जुलूस को हम लोग एक स्थान पर जमा होते देखते हैं। तब जुलूस का आकार और बड़ा होने लगता है। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होते हैं। नारों की आवाज आसमान तक गूंज उठती है। विशालकाय जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। पुलिस वाले भी साथ साथ जाने लगते हैं। जुलूस आगे बढ़कर उस तरफ घूम जाती है जिस तरफ से पुलिस की लॉरी आई थी। तो जुलूस जब आगे बढ़ता है तो साथ में पुलिस भी आगे बढ़ती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कहीं दंगा फसाद या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ज्योतिषी उत्सुकतावश जुलूस देखने के लिए बेंच के ऊपर खड़ा होता है। बीमार व्यक्ति अपनी जगह पर बैठकर ही जुलूस को देखता रहता है। धीरे धीरे नारों की गूंज मंद पड़ने लगती है। जो लोग जुलूस के साथ नहीं गए वे सभी अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। बाग में फिर से दोपहर की भांति निस्तब्धता छाने लगी। तभी एक आदमी बड़ी तेजी से जुलूस की ओर भागता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह मालूम होता है कि जुलूस अजमेरी गेट, दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किले जाएगा। दमे का रोगी यानी बीमार व्यक्ति को यह संदेह होता है कि जुलूस निकलने पर गड़बड़ी हो सकती है, तो वह जवाब मिलता है, गड़बड़ी होती ही रहती है, परंतु गड़बड़ी होने पर भी जुलूस कभी नहीं रुकेगा बल्कि आगे ही बढ़ता जाएगा। दमे का रोगी वह व्यक्ति जुलूस को अपने आंखों से ओझल होने तक देखता रहता है। पुनः वह ज्योतिषी का कंधा थपथपाता है और देखकर मुस्कुराते हुए अपनी कटी उंगलियां वाले हथेली को ज्योतिषी के सामने खोलकर कहता है कि एक बार फिर से मेरी हथेली की रेखा को देखकर बतलाओ कि मेरी भाग्य रेखा कैसे कमजोर है। इसके साथ ही वह अपने बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगता है। तो ये है कहानी का सारांश। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में मैं भाग्य रेखा कहानी के उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।